सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का संस्कृत सीखोगी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चैनल पर कल एक वीडियो डाली गई थी जिसमें कक्षा 9वीं के आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल टेस्ट पेपर पर हमने चर्चा की थी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं के पेपर में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। आज हम 10वीं के पेपर की चर्चा करेंगे कि 10वीं के पेपर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। यह आदर्श प्रश्न पत्र है जो 2023-24 के लिए बोर्ड ने अपनी साइट पर डाला है, कक्षा 10वीं। और ये इंस्ट्रक्शन है, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, 80 अंकों का ये रहेगा। और कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है जो परीक्षा भवन के रिगार्डिंग आपको जानना जरूरी है, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। सामान्य निर्देश के बाद कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे पंचखंडाः सन्ति। तो खंड क अपठित अवबोधनम का रहेगा 10 अंकों का। खंड ख रचनात्मक कार्यम का रहेगा, ये 8 अंकों का रहेगा। पठित अवबोधनम 24 अंकों का रहेगा। खंड घ अनुप्रयुक्त व्याकरणम 22 अंकों की रहेगी। और खंड ग पाठाधारिताः बहुविकल्पीयाः प्रश्ना, और ये 16 अंकों का आपका पेपर रहेगा। खंड क से शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम, आप देख पा रहे हैं कि अपठित अवबोधनम 10 अंकों का है। और एक बात और आप जान लें कि आज हम इस प्रश्न पत्र को हल नहीं करेंगे, किसी अन्य वीडियो में इस प्रश्न पत्र को हल भी कर लेंगे, लेकिन आज हम केवल पैटर्न पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के बदलाव जो हैं, पैटर्न में बदलाव जो हैं वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किए हैं। अगर केवल हम प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज केवल प्रश्न पत्र के पैटर्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। तो यथा निर्देश, जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार से आप संस्कृत में उत्तर देंगे। पहले पिछले पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज के पैटर्न पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। पहले भी 10 नंबर का ही ये गद्यांश आता था, अपठित गद्यांश, और आज भी 10 अंकों का ही है। लेकिन अब की बार इन 10 अंकों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहले 5 प्रश्न आते थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता था और 10 अंक उसमें आपको मिलते थे। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, अब सद इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। अ भाग जो है वो 2 अंकों का होगा, जिसमें आपको कहा गया है एक पदेन उत्तरतः। और इसमें कहा है कि एक पदेन उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम, एक पद में आपको उत्तर जरूर देना है, लेकिन केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और आपको 1, 2, 3 ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको केवल एक पद में ही देना है। 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ब भाग है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, इस ब भाग का आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ भी केवल प्रश्न आपको 2 ही करने हैं। ऑप्शन में आपको, विकल्प में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं 2 प्रश्नों का आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जब आप पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर देंगे तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। स भाग है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब जो ये अनुच्छेद आपको दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसका शीर्षक आपको लिखना है। पहले शीर्षक से प्रश्न कभी पूछ लिए जाते थे और ज़्यादातर नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार ये फिक्स कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा कि एक प्रश्न जो है अपठित गद्यांश के शीर्षक का लिखना आपको आएगा और उसका 1 अंक होगा। द भाग में है यथा निर्देशम उत्तरतः। अब यहाँ आपको कहा गया है कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा आप उत्तर दें। केवलम प्रश्न त्रयम, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से केवल 3 आपको करने होंगे। पहले प्रश्न का निर्देश है कि जो विलोम पद है गद्यांश में वो लिखें। दूसरे में क्रियापद को पूछा गया है। तीसरे में विशेष्य पद को पूछा गया है। और चौथे में आपसे पूछा गया है कि अस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियायाः कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। तो इसमें क्रिया का कर्ता आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर का हुआ। 2 नंबर आपके एक पदेन उत्तरतः, 4 नंबर आपके पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, 1 नंबर आपका शीर्षक का रहेगा और 3 नंबर आपके यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी कि जैसे आपको निर्देश दिए जाए
वैसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको करना होगा। खंड ख देखते हैं। खंड ख में है रचनात्मक कार्यम, और आप देख पा रहे हैं इसमें एक पत्र आपको दिया गया है और ये 4 अंकों का है। ये पहले भी ऐसे ही आता था। खालिस्तान आपको दे दिए जाएंगे, एक मंजूषा दे दी जाएगी, उसमें से आपको खालिस्तान भरने हैं प्रश्न पत्र के आधार पर। और इसका ख भाग है कि एक आपको चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और मंजूषा भी दी गई है। तो उस मंजूषा के आधार पर चित्र को देखते हुए आपको इसमें खालिस्तान भरने होते हैं। तो यह भी सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खंड ग भाग है पठित अवबोधनम। खंड ग का जो पठित अवबोधनम है उसमें 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं और उसका आपको हिंदी सरलाट करना है। यह प्रश्न पहले भी इसी प्रकार से पूछा जाता था और अब की बार भी इसी प्रकार से है। यहाँ बस जो जानने की जरूरत है वो ये है कि विद्यालय बोर्ड के द्वारा जो अंक योजना अर्थात मार्किंग स्कीम डाली गई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 1 जमा में 3 बराबर 4, यानी कि अगर आप प्रसंग सहित सरलाट लिखते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। 1 अंक जो है वो प्रसंग का रहेगा और 3 अंक आपके सरलाट के रहेंगे। चौथा प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार से है, 4 अंक का ही रहेगा, जो पहले भी इसी प्रकार से पूछा जाता था कि 2 श्लोक आपसे पूछे जाते थे और सप्रसंग उनका सरलाट करना है। तो अंक योजना इसकी भी उसी प्रकार से बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है कि 1 नंबर आपका प्रसंग का रहेगा और 3 सरलाट के। जब आप दोनों लिखते हैं तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। 5वां प्रश्न आप देखें, अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयोः सूक्तयोः भावार्थम हिंदी भाषया लिखत। इस प्रश्न में बहुत बदलाव किया गया है। आप देखेंगे कि पहले भी 2 सूक्तियों का भावार्थ आपसे पूछा जाता था, 3 सूक्तियां आपको दी जाती थी, लेकिन अब की बार क्या किया गया है, 4 सूक्तियां दी गई हैं, विकल्प आपके बढ़ा दिए गए हैं और 2 सूक्तियों का आपको भावार्थ करना है। अब अंतर क्या है कि आप ये जो अथवा शब्द देख रहे हैं, अर्थात अथवा में इस प्रश्न में एक प्रश्न और डाल दिया गया है और वो प्रश्न क्या है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात उचित पदानि चित्वा पूरयत। आपको एक श्लोक दिया जाएगा और एक मंजूषा भी दी जाएगी और उस श्लोक का अन्वय आपको संस्कृत भाषा में दिया जाएगा और मंजूषा में जो उस अन्वय में जो शब्द आने हैं उनको भी रखा गया है। ये आपके लिए बहुत बोर्ड ने आसान कर दिया है कि एक श्लोक, उसका अन्वय और मंजूषा भी आपको दी है। तो जो बच्चे सूक्तियों का भावार्थ नहीं कर पाते थे, आसानी से नहीं कर पाते थे, वो बच्चे इस विकल्प को रख सकते हैं और आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। 4 आपको खालिस्तान दिए गए हैं, 4 इसमें मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। 6ठा प्रश्न है कि अधः प्रदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन पूर्ण वाक्येन लिखत। यह प्रश्न भी इसी प्रकार से आता था, लेकिन इसमें विकल्प को बढ़ा दिया है। कहा गया है केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्न आपको करने हैं केवल। 4 प्रश्न आपको ऑप्शन में दिए गए हैं और उनमें से आपको 3 प्रश्नों को करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये 1-1 नंबर के प्रश्न जरूर हैं, लेकिन कहा गया है कि संस्कृतेन पूर्ण वाक्येन लिखत। संस्कृत में पूर्ण वाक्य में ही आप इसके उत्तर देंगे, एक पद में उत्तर नहीं देंगे। अगर एक पद में आप उत्तर देते हैं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न है कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा। यह भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है जैसे पहले पूछा जाता था, लेकिन यहाँ भी आप देख पाएंगे कि विकल्प को बढ़ा दिया है। केवल आपको 2 प्रश्न इसके दिए जाते थे, 2 अंक का ये होता था, लेकिन अब की बार 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 2 अंक का ये रहेगा। 8वां प्रश्न आप देखें, रेखांकित पदानि आधृते कोष्टकात् चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न है वो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहा है, लेकिन ऑप्शन में या कोष्ठक में कभी ऐसे नहीं दिया जाता था। अब की बार ये बोर्ड ने बड़ा अच्छा कर दिया है, बच्चों के लिए आसान बना दिया गया है। ये पैटर्न जो है वो सीबीएसई में इस्तेमाल किया जाता है, तो सीबीएसई के आधार पर हरियाणा बोर्ड ने भी हमारे बच्चों के लिए आसान कर दिया है कि आपको कोष्ठक में, आप देख पा रहे हैं ये कोष्ठक में आपको इनके आंसर दिए गए हैं। तो 4 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न निर्माण के, केवल 3 आपको करने हैं और कोष्ठकात् चित्वा, जो कोष्ठकों में जो इसके उत्तर लिखे गए हैं उनमें से चुनकर आप इसका आंसर उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। 9वां प्रश्न है कि आप कोई एक कंठस्थ श्लोक जो है, जो इस पेपर में ना हो, उसको आप अपने पाठ्य पुस्तक से लिखें। तो ये भी इसी प्रकार से 4 नंबर का पहले भी पूछा जाता था, अब की बार भी ये ऐसे ही पूछा जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। खंड घ अनुप्रयुक्त व्याकरणम।
अनुप्रयुक्त व्याकरण का जो घ खंड है उसमें जो 10वां प्रश्न है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, आप इसको समझें। आप जानते हैं इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 10वें प्रश्न में, और 2-2 अंक के ये प्रश्न होते हैं, जिसमें एक संधि से, एक समास से और एक कारक से। ऐसे प्रश्न परिभाषा उदाहरण सहित पूछे जाते थे और अब की बार भी ऐसे ही परिभाषा उदाहरण सहित पूछा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अब की बार साफ स्पष्ट बोर्ड ने लिख दिया है उदाहरण च संस्कृत भाषया, कि आपको उदाहरण जो है वो संस्कृत भाषा में देना है। परिभाषा आप हिंदी में दे सकते हैं, लिखा है परिभाषा हिंदी भाषया, परिभाषा आप हिंदी भाषा में दें, लेकिन अगर आप उदाहरण लिखते हैं तो वो आपको संस्कृत भाषा में लिखना होगा। अगर संस्कृत भाषा में आप उदाहरण नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंक काटे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न ठीक उसी प्रकार से पूछा गया है जैसे पहले पूछा जाता था, लेकिन आप देख पाएंगे कि विकल्प इसमें बढ़ा दिए हैं। यथा निर्दिष्टम शब्द रूपाणी लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यथा निर्देश, जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं कि किस विभक्ति का कौन सा वचन आपको लिखना है, वो उसी विभक्ति का वचन आप लिखें, लेकिन 6 आपको विकल्प दिए गए हैं, 6 में से आपको केवल 4 प्रश्नों को करना है। तो बोर्ड ने इसे आसान बना दिया है। इसी प्रकार से 12वां प्रश्न है। 11वें में आपको शब्द रूप पूछे गए थे और 12वें में आपको धातु रूप पूछे गए हैं। धातु रूप जिस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार से आपको करने हैं, लेकिन आपको यहाँ 6 में से केवल 4 प्रश्नों को करना है। 6 विकल्प आपको दिए गए हैं और 4 आपको उसमें से करने होंगे। 13वां प्रश्न है प्रदत्तोपपद विभक्ति वाक्येषु उचित विभक्तिम कोष्टकात् चित्वा लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं। ये उपपद विभक्ति का ये प्रश्न रहेगा। उपपद विभक्ति के आधार पर जो विभक्ति आती है उसको आप कोष्ठक से चुनकर लिखें। आप देख पा रहे हैं ये कोष्ठक यहाँ दिए गए हैं और उनमें उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो इन दोनों में से एक इसका उत्तर है, तो जो उचित है, जो ठीक है, उसे आप खाली स्थान भर सकते हैं और केवल 4 प्रश्न आपको करने। 14वां प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत केवलम प्रश्नद्वयम। अव्यय का प्रश्न आप जान ले कि 9वीं कक्षा में नहीं आता है, 10वीं कक्षा में अव्यय का प्रश्न आएगा और ये 2 अंकों का रहेगा। इसमें भी आपको सीबीएसई की तर्ज पर विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्पों में से आपको 2 करने हैं और 1-1 नंबर का ये रहेगा। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं आपको कोष्ठक में इसके उत्तर दे दिए गए हैं, किसी एक को आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 15वां प्रश्न देखें। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। तो जो क्रियापदों के साथ उपसर्ग दिए गए हैं उनको आपको छांटना है। यह प्रश्न पहले भी ऐसे ही आता था, लेकिन अब की बार इसमें विकल्प बढ़ा दिए हैं। पहले 2 ही आते थे 1-1 अंक के, और अब 3 आएंगे, लेकिन आपको करने 2 हैं, वो 1 अंक के ही रहेंगे। 5वां खंड है पाठाधारिता बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ से आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न इस खंड में पूछे जाएंगे। आप ये देख लें कि बोर्ड ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि पाठाधारिता, पाठ से आधारित ये प्रश्न रहेंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। जो आपके पाठ के अभ्यास में या पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हीं से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 16 प्रश्न अलग अलग मिलेंगे और उनमें उत्तरों में आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, उसको चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब ये देख लेते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। जैसे पहले प्रश्न में आपको संधि युक्त पद पूछा गया है, दूसरे में आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, तीसरे में आपसे विग्रह पद पूछा गया है, अर्थात समास का विग्रह पद पूछा है। उससे अगले में आपसे समास पूछा गया है कि पक्षी सम्राट में समास आप बताएं। अगले 2 प्रश्नों में विलोम पद आपसे पूछा गया। उससे अगले 2 प्रश्नों में आपसे पर्याय पद पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। उससे आगे 2 में आपसे प्रत्यय पूछ लिया गया है। एक में प्रत्यय को जोड़ना है और एक में प्रत्यय को आपको पहचानना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगले जो 2 प्रश्न हैं वो संख्या के दिए गए हैं कि नवनवति अस्मिन पदे का संख्या, यानी कि एक तो आपसे संस्कृत में संख्या दे दी जाएगी और उसे पहचानना होगा कि इसे अंकों में कैसे लिखेंगे, और एक आपको अंकों में संख्या दे दी गई है 25 और उसका संख्यावाची, यानी कि आपको संस्कृत में संख्यावाची जो है वो बताना है। और उससे अगले प्रश्न में आपसे विशेष्य और विशेषण, 2 जो प्रश्न हैं अगले उसमें विशेष्य और विशेषण आपसे पूछे गए हैं। और अंतिम जो है उसमें आपसे घटिका को देखकर रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है।
ये लास्ट के 2 प्रश्न घटिका आधारित रहेंगे और घड़ी को देखकर आपको समय बताना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 16 जो प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसमें भी आपसे सारी की सारी ग्रामर ही पूछी जाएगी और आपसे पाठ से आधारित ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 10वीं कक्षा के पैटर्न को जाना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के बदलाव किए हैं और पेपर किस प्रकार का आएगा। तो आप चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पैटर्न से अवेयर हो सकें और उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं 11वीं कक्षा में किस प्रकार के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा बदलाव किए गए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। सर्वेभ्यो नमो नमः।